नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दोबारा होगी? अगर शंकराचार्य जी के दावे को सही माना जाए तो ये तय लगता है कि मंदिर के संपूर्ण कार्य का हो चुकने के उपरांत राम के विग्रह की दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। आप सभी लोग जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के रामलला मंदिर में उनके विग्रह को स्थापित करा के प्राण प्रतिष्ठा करा दी थी। उस समय भी ये काफ़ी विवादों का विषय बना था, यहाँ तक कि ज्योति पीठाधीश्वर और विवेकानंद ने भी इस पर आपत्ति जाहिर की थी और उन्होंने इसके समय पर और मोदी के यजमान बनने पर सवालिया निशान लगाए थे। शंकराचार्य जी का सबसे मुख्य जो आपत्ति ये थी कि मंदिर के काम को पूरा किए बिना किसी भी विग्रह की स्थापना करना धर्म सम्मत नहीं है। इसी कारण उस कार्यक्रम में, जो कि एक तरह से भाजपा का इवेंट था, और उस इवेंट को एक भव्य बनाने के लिए तमाम क्षेत्रों की, यहाँ तक कि तमाम क्षेत्रों के उद्योगपति या यूँ कह लीजिए आप तमाम क्षेत्रों के विशेषज्ञ लोग बुलाए गए थे। बॉलीवुड के भी तमाम हीरो हीरोइन इसमें शामिल हुए, लेकिन शंकराचार्यों ने इस आयोजन से किनारा किया। कई विपक्षी नेता भी वहाँ कार्यक्रम में शामिल होने नहीं गए, क्योंकि इसे भारतीय जनता पार्टी के एक इवेंट से जोड़ा गया। क्योंकि जब देश के धर्माचार्यों ने, हिंदू धर्माचार्यों ने ये मना किया कि ये शास्त्र सम्मत प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, तो निश्चित तौर पर इसमें शामिल होने का कोई औचित्य नहीं था। अलवर में शंकराचार्य जी ने इस बात की जानकारी की दी, अभी भी राम मंदिर का केवल 30% ही निर्माण हो पाया है और अभी भी मंदिर का काम अधूरा है। और अधूरे मंदिर में, जिसे कि एक राजनीतिक उद्देश्य के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जल्दबाजी में एक अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की, जो कि शास्त्रीय दृष्टि से गलत है। उन्होंने दावा किया कि मंदिर के निर्माण के बाद फिर से राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी। निश्चित तौर पर उस समय भी इस तरह के सवाल कई धर्माचार्यों के ओर उठाए गए, लेकिन जबकि रामनवमी की भी तिथि करीब ही थी अप्रैल में, अगर भारतीय देश के प्रधानमंत्री चाहते तो निश्चित तौर पर रामनवमी को या आगे चलकर भी मंदिर के निर्माण का पूरा होने के बाद ही प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती थी। लेकिन संभवतः भारतीय जनता पार्टी को यह महसूस हुआ होगा कि इसका लोकसभा के चुनाव में फ़ायदा उठाया जा सकता है, जिसका कि एक उन्होंने न सिर्फ अयोध्या में बड़ा इवेंट किया, बल्कि गांव स्तर और मंडल स्तर तक पर बड़े बड़े स्क्रीन लगा के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि देश के तमाम गोदी चैनल लगातार इस समाचार का कवरेज करते रहे,
खैर, ये धर्म की क्षेत्र की मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जिन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म के क्षेत्र में ही खपाया है, मैं शंकराचार्य जी के बातों को भी झुठला नहीं सकता। मैंने कहीं नहीं देखा कि अपूर्ण मंदिर में कहीं भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता हो। खैर, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी को यह याद रखना चाहिए कि जब तक राम जन्मभूमि का आंदोलन चलता रहा और भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपने एजेंडे में रखा, उसे राजनीतिक रूप से फायदा हुआ है। लेकिन जब उसने राम जन्मभूमि पर बनी विवादित ढांचे को ढा दिया, तो उनकी सीटें घटकर सत्ता में रहने लायक भी नहीं बची। 1991 में कल्याण सिंह की पूर्ण बहुमत से बड़ी सरकार बनी थी। उन्हें 425 सीटों में 221 सीटें मिली थी। लेकिन 1992 में जब विवादित ढांचे को गिराया गया, सरकार गिरी, राष्ट्रपति शासन लगा, और इसके बाद जब 96 में चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटकर 174 आ गई। यहाँ हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि बीच में अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार रही थी। गठबंधन की सरकार होने के कारण उन्होंने राम जन्मभूमि या इस आंदोलन को अपने एजेंडे से बाहर कर दिया था, क्योंकि उसमें शामिल दल धर्मनिरपेक्ष थे और वो किसी भी कीमत पर इस तरह के उसको अपने मैनिफेस्टो में या जो प्रोग्राम होता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, उसमें शामिल करने पर आमादा नहीं थे। इसलिए उसको बाहर रखा गया। 2014 और 2019 के चुनाव में भी राम जन्मभूमि मुद्दे में नहीं रहा। लेकिन 2024 में मोदी सरकार को ये लगा होगा कि वो इसका राजनीतिक फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक सर्वे हुआ था जिसमें कि राम जन्मभूमि कोई मुद्दा ही दिखाई नहीं दे रहा था। मात्र कुछ लोग तो, हालांकि कोई भी देश में रहने वाला जो हिंदू है वो कोई राम मंदिर की स्थापना के विरोध में नहीं था और न ही उसने इस बात की अपेक्षा की। लेकिन जो राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी ने की, पूरी खिलाफत उसकी हो रही थी। आज भी इस बात की खिलाफत होती है कि इसका अगर राजनीतिक फ़ायदा उठाया जाएगा, आस्था का निश्चित तौर पर भगवान राम आस्था का विषय है और देश में रहने वाले सभी लोगों के आदर्श और मर्यादित पुरुष भी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ लेने की कोशिश करती है, राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है, निश्चित तौर पर पूरे देश में इस बात का विरोध होता है, जिसको कि देश के प्रधानमंत्री हिंदू आस्था पर जोड़कर उसका राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। अब शंकराचार्य जी के बयान से इस चुनावी काल में निश्चित तौर पर विवाद की स्थिति बनी है। आप ये तय मानिए कि ये मुद्दा भी अब धीरे धीरे अगर विपक्षी नेता इसे धर्म और शास्त्र विधसम्मत तरीके से जोड़ लें तो आप ये तय मानिए कि चुनावी रैलियों में भी इस तरह की बातें हो सकता आपको सुनाई दें। भले ही अभी धर्मनिरपेक्ष होने के कारण इसका चूँकि ये मुद्दा नहीं है तो कोई भी दल इससे बचना चाहेगा। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या तक में इस बात का जिक्र नहीं करती। इसका वो दावा जरूर करती है कि वो उन्होंने मंदिर बनाया,
लेकिन आप सभी लोग जानते हैं जो भी मंदिर बना है निश्चित तौर पर उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी का, उनके कार्यकर्ताओं का, उनके आंसांगिक संगठन का एक योगदान रहा है। लेकिन उसका फायदा भी राजनीतिक रूप से उन्हें मिला। उनकी सीटें 2 से लेकर 80-82 तक, 182 तक बढ़ीं। लेकिन जिस तरह वो इसे या आंदोलन में शामिल न होने वालों को हिंदू धर्म से इतर बताते हैं, उसकी आलोचना न सिर्फ पूरे देश में बल्कि विदेशों तक में होती है। जिस प्रकार कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर प्रधानमंत्री ने निरंतर झूठ बोला और एक धर्म को टारगेट किया, उसकी आलोचना विदेशों तक में हुई है। अब शंकराचार्य जी ने जब धर्म के विषय में, धर्म संबंध के विषय में, प्राण प्रतिष्ठा के विषय में जब ये जानकारी दी है, तो निश्चित तौर पर आप ये तय मानिए कि धीरे धीरे ये भी मुद्दा गरमाएगा। और जैसा मैंने आपको उदाहरण के साथ बताया कि इसका आदर तो है, लेकिन राजनीतिक फायदा कितना मिलेगा या क्या होगा, ये इसके लिए 4 जून तक का इंतज़ार करना ही होगा। लेकिन जैसा सर्वे ने बताया कि राम जन्मभूमि से पहले तमाम तरह के मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई आदि आम जनता के शीर्ष स्थान पर हैं। और ये धर्म का मुद्दा व्यक्तिगत आस्था का केंद्र तो जरूर है, लेकिन अधिकांश लोग इसे राजनीतिक फायदे से जोड़कर नहीं देखते। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।